अक्षय स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम का। आज का जो लेक्चर है अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो सबसे लास्ट लेक्चर है। अगर किसी ने अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम के पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देखेगा, क्योंकि उनके अंदर जो भी बेसिक चीज़ें वो सारी कवर करती है। तो तुम्हें ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट देखने हैं, उसके बाद इस लेक्चर पे आना है। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे कि इसके अंदर स्टार्टिंग करें तो कोई रिएक्शन है हमारे पास, ए गैस प्लस बी गैस से कन्वर्ट हो रहा है सी गैस प्लस डी गैस। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं लिखूं तो तुम्हें पता होगा, वी नो दैट कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये जिसमें तुम लोगों को पता है, ये पढ़ा हुआ है हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जो लास्ट चैप्टर था हमने उसके अंदर पढ़ा था, जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये चीज पढ़ी हुई है ना। तो इसमें डेल्टा जी क्या था, डेल्टा जी है हमारा यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज या गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी हो गया। डेल्टा जी नोट क्या है, स्टैंडर्ड हो जाएगा, नोट लगा हुआ तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। बहुत बढ़िया। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू है हमारा रिएक्शन, क्यू है हमारा रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होगी, ये लास्ट लेक्चर के ये इक्वेशन मैंने तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बताई हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम की बात होगी, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी तो जीरो हो जाएगा और क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के के बराबर। ठीक है, के क्या है हमारा यहाँ पर, के है यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, के हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो पुट करूं और क्यू की वैल्यू के पुट करूं तो क्या आएगा, पुट करके देखते हैं। तो आएगा हमारे पास डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के आएगा। ये चीज भी पढ़ चुके हम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि वहां पे डेल्टा जी नोट किसके बराबर होता है, माइनस आर टी एल एन के बराबर। एल एन को लोग में कन्वर्ट करता है, तो देखते क्या आता है, लिखा हुआ है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। ये चीज पढ़ी हुई है ना तुम लोगों ने, ये चीज पता होगी, ये पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो वही चीज मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ बेस 10 के। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। ये इक्वेशन कैसे निकल के आई, ये चीज आई थिंक यहाँ से क्लियर हो रही होगी। अब मैं अगर एक और बात करूं, हमें ये भी पता है, वी नो दैट कि जो डेल्टा जी नोट होता है वो किसके बराबर हो सकता है, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ये चीज भी तो हमें पता है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम। तो पहला डेल्टा जी नोट की वैल्यू तो मैंने यहाँ से निकाली इक्विलिब्रियम पे, दूसरे डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहाँ से निकाली। मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2, मैंने इक्वेशन 1 and 2 से क्या किया, अगर ये डेल्टा जी नोट है और ये भी डेल्टा जी नोट है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैंने लिख दिया माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ये चीज समझ में आ रही है। ये चीज क्या किया मैंने यहाँ पे, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के यहाँ से लिख दिया
आर टी लॉग बेस 10 के यहाँ से लिख दिया, और डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट मैंने यहाँ से लिख दिया। ये चीज़ क्लियर है? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। ये लॉग बेस 10 की अगर मुझे चाहिए यहाँ पे लॉग बेस 10 की, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पीछे चले जाएगा, अगर इसको माइनस तो भी रहने तो ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, लिखा होगा डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी माइनस टी डेल्टा एस नोट से डिवाइड होगा ये, तो टी से टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। ये चीज क्लियर हो, ये कहाँ से आई है, तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमारा ये चीज यहाँ पे निकल के आएगी। अब अगर आगे बात करें तो क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी यहाँ से निकल के आई, अब इसके आगे और कैसी चीजें होगी तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो देखते जाओगे, काफी अच्छे से देखते जाओगे कैसे मैं इक्वेशंस यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। चलो अब तुम यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस 10 k इज इक्वल्स टू दिस। अभी माइनस जो साइन है इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log k बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ सामने नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। बहुत बढ़िया, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। तो हमारे पास कुछ एक इक्वेशन ये निकल के आएगी। इस समझ में आ रही है क्या बोलने की बात कर रहा हूँ मैं? सर सिंपल इस वाली इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। अब ये जो भी इक्वेशन निकली है, इस इक्वेशन को थोड़ा मैं यहाँ पे ग्राफिकली देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं कि कोई मुझे अगर बोलता है कि log k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, किस किस के बीच में, log k वर्सेस 1/t के बीच में, तो क्या ग्राफ होगा ये मुझे पता लगाना है। अब यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच नोट की वैल्यू, क्यों, क्योंकि log k यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये 1/t, तो ये एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा थोड़ा देखते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे चीजें देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ log k बेस 10 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर, ये लिखा हुआ है ना। अब ये रहा मेरा y एक्सिस पे, ये रहा मेरा क्या x एक्सिस पे 1/t, ये रहा मेरा कांस्टेंट c, और ये रही मेरी स्लोप। ये समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं, ये क्या रही मेरी स्लोप। अब इसमें दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन क्यों बनती है, क्योंकि जो भी स्लोप है वो डिपेंड कर रही है डेल्टा एच नोट पे, और डेल्टा एच जो नोट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब डेल्टा एच नोट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एंडोथर्मिक हो गया, डेल्टा एच नोट नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक्सोथर्मिक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के ग्राफ निकल के आते हैं, एक निकल के आता है एक्सोथर्मिक का, एक निकल के आता है एंडोथर्मिक का। तो पहले मैं यहाँ पे तुम्हें एंडोथर्मिक का ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? एंडोथर्मिक का ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि वहां पे डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। समझ में आ रही चीज? चलो आगे चलते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नोट लिख देता हूँ। चलो डेल्टा एच नोट क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब इस कंडीशन में स्लोप आएगा तुम्हारा नेगेटिव। चीज क्लियर है? मतलब एंडोथर्मिक अगर होगा रिएक्शन तो उसके अंदर जो भी log k वर्सेस 1/t का जो ग्राफ होगा उसके अंदर से हमारा स्लोप आएगा नेगेटिव। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। स्लोप आएगा नेगेटिव, ये चीज क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। अब मुझे इंटरसेप्ट पॉइंट चाहिए कि किस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये दिख रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y = mx + c, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है।
तो किस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो ये y है, ये mx प्लस सी। तो मैंने जैसे कि तुम लोगों को पहले बताया हुआ है क्लास के अंदर कि कैसे हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर दो पॉइंट्स अगर हमें पता लग जाते हैं तो हम वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। पहला क्या करेंगे हम कि एक बार y को जीरो कर देंगे। तो y को जीरो कर देंगे मतलब y कहाँ पे जीरो है, y इस पूरी लाइन पे जीरो है। ये चीज समझ में आ रही है, ये पूरी लाइन पे क्या है, y जीरो है। y जीरो मतलब log बेस 10 के क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो y को अगर जीरो कर दोगे तो y को जीरो कर दो। अब ये डेल्टा एच तो पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको जीरो कर दिया तो जीरो इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 r 2.303 r इंटू 1/t प्लस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 r। ये चीज क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। अगर ये चीज क्लियर हो रही है तो यहाँ से 1/t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1/t की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 2.303 r से 2.303 r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/t आ जाएगा तुम्हारे पास सिंपल डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय डेल्टा एच नोट। ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब ये पॉइंट, कोई एक पॉइंट यहाँ पे होगा। तो एक पॉइंट हमें पता लग गया। दूसरा पॉइंट कैसे पता लगाएंगे कि हम मान लेंगे कि 1/t क्या है, जीरो। अब यहाँ सिंपल सी क्वेश्चन में देखोगे अगर 1/t जीरो है तो क्या होगा, 1/t जीरो तो जीरो इंटू दिस जीरो, तो log k की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r। तो ये भी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, ये भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो हमारे पास कुछ ग्राफ जो निकल के आएगा वो कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आएगा, ऐसा ग्राफ निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा स्लोप देख रहे होंगे, ये अगर थीटा है तो ये स्लोप क्या होगा हमारा थीटा। तो ये जो आ रहा है वो स्लोप होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो ये 90 से ज्यादा है और 10 90 प्लस समथिंग कुछ होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है, मतलब वो क्या आ रही है तुम्हारी स्लोप। तो इस कंडीशन के अंदर स्लोप की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, सिंपल तुम्हारे पास माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 r। और अगर तुम्हें कोई ये y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोले कि इसकी वैल्यू बताओ, तो सिंपल बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे 1/t की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू पे 1/t की वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो पुट किया तो लोग बेस k बेस 10 की वैल्यू क्या आएगी 10। तो मतलब ये पॉइंट है तुम्हारा y इंटरसेप्ट, ये पॉइंट है तुम्हारा y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल्टा एस नोट डिवाइडेड बाय 2.303 r। चीज क्लियर है, क्या बोल रहा हूँ, ग्राफिकली चीज क्लियर कर पा रहे हो। इससे मैंने ये बनाया है ग्राफिकली, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन था, उस स्ट्रेट लाइन को मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया है। तो पहले मैंने यूज किया है अगर एंडोथर्मिक होगा तो किस तरीके से तुम्हारे पास ग्राफ निकल के आएगा। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसके बाद इसका अगला सेकंड पॉइंट देखते हैं एंडोथर्मिक के बाद इसका देखते हैं एंडोथर्मिक वाला ग्राफ, एक्सोथर्मिक वाला सॉरी, एंडोथर्मिक वाला हम देख चुके हैं। अब देखते हैं log k बेस 10 1/t। अब देखते हैं हम एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि वहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। चलो देखते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। अब खुद बताओ एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नोट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच नोट नेगेटिव हो जाता है, log 10 बेस k is equal to minus delta h naught divided by 2.303 RT plus delta h naught divided by 2.303 R। ठीक है ना। अगर एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूं तो ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया स्लोप और ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। तो y इक्वल टू mx प्लस सी हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ना, समझ नहीं आएगा। अब अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव, ठीक है। स्लोप क्या आएगा तुम्हारे पास सिंपल पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो सिंपल तुम्हारा ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, उस ग्राफ के अंदर तुम्हारे पास क्या चेंजेस आएंगे, ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके से जाएगा आपकी।
ये तुम पुरानी वाली टेक्निक निकाल सकते हो ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। एक बार बता दिया, सेकंड चीज को ट्राई करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ये तुम्हारे पास थीटा हो जाएगा और तुम्हारे पास स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे तुम्हारे पास टेन थीटा की वैल्यू तो तुम्हें भी अभी क्या पुट करनी है, यहाँ पे टेन थीटा होगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, यही पुट करनी है। बस तुम्हें याद क्या रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो डेल्टा एच नॉट पुट करना है वो विद साइन पुट करना है, तभी तो वो पॉजिटिव आएगा। विद साइन पुट करोगे तो, विद साइन पुट करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव टेन थीटा तो तुम्हारा स्लोप क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉजिटिव। याद रहेगी इतनी चीज। फिर इसके साथ जो ये वाई इंटरसेप्ट बोलेगे तो वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, सिमिलर आएगा वाई इंटरसेप्ट। क्यों, क्योंकि वन बाई टी जीरो हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट के लिए, वन बाई टी जीरो तो log के बेस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो मैं अगर यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोलूँ तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 आर, ठीक है। याद रहेगी इतनी सी चीज। अब तुम्हें एक सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कभी भी तुम्हें log के बेस 10 वर्सेस 1/t में अगर ग्राफ पूछे, log के बेस 10 वर्सेस 1/t में अगर कहीं पे भी ग्राफ पूछता है तो उसका जो m होगा स्लोप वो कितना होगा, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर। यहाँ पे एक शर्त है लेकिन कि तुम्हें डेल्टा एच नोट साइन के अकॉर्डिंग पुट करना है, याद रहेगा तो उस चीज। और अगर इसी का y इंटरसेप्ट पूछा जाएगा तो वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, वो हो जाएगी डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। आई थिंक चीज क्लियर हो रही होगी कि एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा होगा, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा होगा। दोनों के लिए जो ग्राफ निकल के आएगा वो अलग अलग निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्राफ है log k बेस 10 वर्सेस 1/t वो डिपेंड कर रहा है डेल्टा एच नॉट पे। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वो एंडोथर्मिक है तो ग्राफ पीछे वाला होगा। अगर डेल्टा एच नॉट की वैल्यू नेगेटिव है मतलब एक्सोथर्मिक है तो ग्राफ ये वाला होगा। चले आगे, समझ आ रहा है चीजें, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ तुमने इक्वेशन में पढ़ी अभी log k बेस 10 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू 1/t डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। चीज समझ में आ रही है। एक यहाँ से एक इक्वेशन में डिराइव करने की कोशिश करूंगा तो उसको देखोगे। अगर मैं मानता हूं इफ एट टेम्परेचर T1 जो थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट है वो क्या है, K1 है, ठीक है। और एट टेम्परेचर T2 जो थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट है वो क्या है, K2 है। अगर ये मान लेता हूँ मैं तो क्या होगा, मैं अगर लिखता हूँ log ऑफ बेस 10 K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू 1/T2। K2 के लिए T2 है ना, प्लस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। और अगर मैं एक और चीज ये लिख देता हूँ कि log बेस 10 K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर इंटू 1/T1 प्लस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर। ये क्लियर है क्या किया हुआ है, ये एक बार एक टेम्परेचर T2 पे एक बार टेम्परेचर T1 पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। मुझे क्या करना है, 1 माइनस टू, 1 में से 2 को कम कर देना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल log बेस 10 K2 बाय K1, बढ़िया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये क्या होगा, डेल्टा ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वाला टर्म नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। ये इक्वेशन कहीं पे पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ पे पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, इस इक्वेशन को बोलते हैं बॉन्ट-ऑफ इक्वेशन, बॉन्ट-ऑफ इक्वेशन। तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ से डिराइव की है,
ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, इसके अंदर क्या कंडीशन है कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो डेल्टा एच नोट है एंड डेल्टा एस नोट है वो इस टेम्परेचर रेंज का मतलब क्या है कि T1 to T2 में कांस्टेंट है, उनमें वेरिएशन नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर T1 से T2 लेके जाऊंगा तो डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अज्यूम करके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तब जाके ये इक्वेशन सही होगी। जी समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। और चीज क्या है यहाँ पे, जो भी तुम्हें डेल्टा एच नोट है, डेल्टा एच नोट तुम्हें अकॉर्डिंग साइन के साथ पुट करना, ठीक है। सीधा नहीं पुट कर दोगे, जो वैल्यू आएगी अगर एक्सोथर्मिक दिया हुआ तो नेगेटिव लगाओगे उसके आगे तब जाके पुट करोगे, एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव होगा तो पुट करोगे। सेकेंड एक और चीज क्या है यहाँ पे कि ये कभी भी क्वेश्चन करते हो तो सपोज अगर डेल्टा एच नोट कैलोरी में दिया हुआ है, सपोज मान लेते हैं, तो तुम्हें आर की वैल्यू अगर डेल्टा एच नोट कैलोरी में है तो तुम्हें आर की वैल्यू भी किस में पुट करनी है, कैलोरी में। इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका यूनिट सेम होना चाहिए, इन दोनों का यूनिट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं इसका वैल्यू कैलोरी में और उसका वैल्यू किस में पुट कर दिया तुमने, वो लीटर एटीएम वाला पुट कर दिया या फिर जूल वाला पुट कर दिया, तो आंसर गलत आएगा। इन दोनों का यूनिट डेल्टा एच नोट और आर का यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब ये चीज क्या होती है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझोगे। पहले इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके अंदर क्या होता है वो समझा देता हूँ, फिर इसको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाऊंगा। लिखा हुआ है इफ इन एनी कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर देयर आर टू और मोर इक्विलिब्रिया एग्जिस्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी कंटेनर के अंदर दो रिएक्शन होती है जहाँ पे दो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, दो अलग अलग रिएक्शन हो रही है और अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग इक्विलिब्रिया आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ इन एनी कंटेनर देयर आर टू और मोर इक्विलिब्रिया एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली। क्या हो रहा है कि दो रिएक्शन हो रही है तो वो दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है एक ही कंटेनर के अंदर, इन्वॉल्विंग वन और मोर देन वन कॉमन स्पीशीज। क्या बोल रहा है कि उनके अंदर दोनों रिएक्शन के अंदर एक कॉमन स्पीशीज, एक कॉमन प्रोडक्ट हो सकता है या कॉमन रिएक्टेंट हो सकता है, मान लेते हैं, ठीक है। देन तब क्या होगा, इन ऑल द इक्विलिब्रियम, तब सारे इक्विलिब्रियम के अंदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन स्पीशीज, तब जो कॉमन स्पीशीज है, जो सपोज अगर दो रिएक्शन है, दोनों के अंदर कोई एक कॉमन स्पीशीज है, तो ये बोल रहा है कि ऑल द इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन होगी कॉमन स्पीशीज की वो किसके बराबर होगी, द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पीशीज। मतलब वो किसके बराबर होगी, जितनी उसकी टोटल कंसंट्रेशन है दोनों इक्विलिब्रिया को मिला के, ड्यू टू ऑल द इक्विलिब्रिया अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि सारे इक्विलिब्रिया को हम क्या ले रहे हैं, कंसिडरेशन के अंदर ले रहे हैं। उड़ गया ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं उड़ेगा, एक एग्जांपल से तुम्हें समझा दूं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि कोई ए सॉलिड है मेरे पास, उस ए सॉलिड से तुम्हारा जा रहा है एक्स गैस प्लस वाई गैस में, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब क्या हुआ कि यहां से t इक्वल टू 0 पर तुम्हारे पास ये था प्रेजेंट ए, कितना प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था। t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर यहां से अगर u गया तो यहां कितना बना u, यहां कितना बना, यहाँ कितना बना, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, यहाँ पे भी u बना सर, u बना, बहुत बढ़िया। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि बताओ इस इक्वेशन का कैसी लिख सकते हो, तुम बोलोगे कि हाँ सर कैसी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y, ये लिखोगे ना। डिवाइडेड बाय ये तो नहीं करोगे क्योंकि ये तो सॉलिड है और प्योर सॉलिड का वन लेते हैं, तो ये कैसी सिंपल क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ये कब होगा, जब ये अकेली रिएक्शन हो रही होगी, लेकिन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर एक रिएक्शन नहीं होती है, वहां दो या दो से ज्यादा रिएक्शन होती है। तो अगर एक रिएक्शन होगी तो हमारे पास x इंटू वाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, u इंटू यू, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू अगर हम एक इक्वेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर किसी इक्वेशन के अंदर सपोज एक और रिएक्शन हो रही है कि बी सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है z गैस प्लस y गैस, ऐसी कोई रिएक्शन है, ये एक इक्वेशन, एक रिएक्शन ये भी हो रही है उस कंटेनर के अंदर, एक रिएक्शन ये भी हो रही है, तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, b,
तो T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि इस दूसरी वाली इक्वेशन में कितना जा रहा है, इस वाली इक्वेशन से जा रहा है T, कितना जा रहा है यहाँ से T जा रहा है, इस वाली इक्वेशन से अगर T जा रहा है तो यहाँ कितना बनेगा T और यहाँ कितना बनेगा T। ये चीज समझ में आ रही है। अगर इस पहली वाली इक्वेशन को मैं KC1 लिख देता हूँ और अगर ओनली ये दूसरी रिएक्शन हो रही है, ओनली दूसरी रिएक्शन, पहली रिएक्शन को भी भूल जाओ, ओनली दूसरी रिएक्शन हो रही है तो इसका K2 क्या होगा, Z इंटू वाई इज इक्वल टू T इंटू टी, तो मतलब T इंटू टी, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, T स्क्वायर के बराबर, अगर ये ओनली दूसरी रिएक्शन हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर ये रिएक्शन भी हो रही है और अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के अंदर ये रिएक्शन भी हो रही है, तो इनके अंदर क्या कोई कॉमन स्पीशीज है, तो देखते हैं। यहाँ पे ए सॉलिड है, बी सॉलिड है, एक्स गैस, जेड गैस, वाई गैस, वाई गैस, तुम देखोगे तो इस इक्विलिब्रियम के अंदर भी वाई गैस है, तो ये कॉमन हो गया, इसके साथ कॉमन हो गया, मतलब यहाँ पे वाई गैस क्या है, कॉमन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे होंगे यहाँ पे, तो एक कॉन्सेंट्रेशन तो वाई इक्विलिब्रियम की कितनी निकल के आई टी, और एक इक्विलिब्रियम पे कितनी निकल के आई यू। तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के अंदर क्या होता है कि जो भी कॉमन स्पीशीज होती है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं वाई की बोलूंगा तो कितनी हो जाएगी, यू प्लस टी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी अगर मैं टोटल कंसंट्रेशन बोलूंगा वाई की इस पूरे के पूरे कंटेनर में, तो कितनी जल जाएगी, टी प्लस यू। तो अब अगर अगर ये अकेली रिएक्शन होती तो यहाँ पे क्या आता है, यू, लेकिन अकेली नहीं हो रही है, इसके साथ ये वाला इक्विलिब्रिया भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू प्लस टी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन के अंदर लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, यू, तो मैं लिख दूंगा यू इंटू यू प्लस टी। चीज समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ। तो आपकी बार जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी, u इंटू यू प्लस टी। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्विलिब्रिया की बात करूं तो जी इसका जो Kc2 होगा वो किसके बराबर है, z इंटू वाई, तो z की वैल्यू कितनी है t, और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर y की वैल्यू है t प्लस यू। तो नया Kc2 कितना आएगा, ये। तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया में अगर कोई कॉमन स्पीशीज आता है तो कॉमन स्पीशीज का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सारी कॉन्सेंट्रेशन जो भी उस कॉमन स्पीशीज की अलग अलग इक्विलिब्रिया में आ रही है उन सबका सम करके ही तुम्हें लिखना है। कि समझ में आ रही है। अगर इसी तरीके से कोई थर्ड रिएक्शन होती है और वहां पे भी y आता तो वहां पे भी फिर u प्लस टी प्लस वी समथिंग कुछ हो जाता और तुम्हें कुछ इस तरीके से यहाँ से इक्वेशन लिखनी पड़ती। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के अंदर तुम्हें बस कॉमन स्पीशीज देखना है। अगर तुम्हें कहीं पे भी कॉमन स्पीशीज मिलता है तो तुम्हें सिंपल क्या करना है कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है वो सारे इक्विलिब्रिया को मिला के उनका सम करके ही लिखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको एक क्वेश्चन से भी चलते हैं आगे और एक देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझते हैं और उसके बाद उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, काफी बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से समझना। इसके अंदर तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से समझोगे। लिखा हुआ है 102 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4HS। ये रहा सॉलिड NH4HS। ठीक है, is taken in 2 liter evacuated flask at 57 degree centigrade following two equilibria exist simultaneously। दो इक्विलिब्रियम है जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला इक्विलिब्रियम ये है, दूसरा इक्विलिब्रियम ये है। दोनों की रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ सॉलिड डिकम्पोजेस टू मेंटेन बोथ द इक्विलिब्रिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका 1 मोल डिकम्पोज हो जाता है एंड 0.75 लिखा हुआ है। 0.75 मोल ऑफ H2 was found at the equilibria। Then find equilibrium concentration of all the species। सारे species की equilibrium concentration चाहिए मुझे एंड Kc for both the reaction। दोनों रिएक्शन का Kc चाहिए। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताते हैं कि रिएक्शन क्या है। फर्स्ट वाली तो रिएक्शन है NH4HS solid converted into NH3 gas plus H2S गैस। ठीक है, यही है ना हमारे पास, बहुत बढ़िया। अब मैं पहले पता लगा लेता हूँ कि इसके मोल्स कितने हैं। तो इसका मास कितना दिया हुआ है 102 ग्राम। तो N ऑफ NH4HS कितना होगा, N4NH4HS कितना हो जाएगा मेरे पास 102 डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास निकालो। नाइट्रोजन 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 19, 19 प्लस 32, 19 प्लस 32 कितना हो जाएगा
51, तो आंसर आ गया 2 मोल। तो इसके कितने मेरे पास है 2 मोल है, तो स्टार्टिंग में इसके मेरे पास कितने मोल थे 2। उसमें से ये बोल रहा है कि 1 मोल सॉलिड का डिकम्पोज हो गया, तो अगर 1 मोल डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना 1 डिकम्पोज हुआ, तो यहाँ कितना बनेगा 1, यहाँ कितना बनेगा 1। चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। तो 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्या हुआ। अब मैं बात करूं कि अब सेकंड इक्वेशन के अंदर कौन आया, NH3 गैस, जो कन्वर्ट हो रहा है हाफ N2 गैस के अंदर प्लस 3/2 H2 गैस के अंदर। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे जो 1 बना ना, वो 1 अब रिएक्टेंट की फॉर्म में काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी NH3 तुम्हारा बना 1 मोल, वो 1 मोल फर्दर डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे इसका कितना मोल था मेरे पास 1 था, तो ये फर्दर डिकम्पोज होके कितना हो गया 1 माइनस एक्स, सपोज इससे चला गया, मुझे नहीं पता ना, ये फर्दर डिकम्पोज हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स यहाँ से चला गया, तो यहाँ कितना बनेगा x/2, और यहाँ कितना बनेगा 3x/2। ये चीज क्लियर हो रही है। ये थोड़ा सा फिर इस चीज को समझोगे, 2 मोल थे, 2 में से 1 मोल डिकम्पोज हो गया, लिखा हुआ है, तो 1 और 1 यहाँ पे बना। अब क्या हो रहा है कि फर्दर NH3 रिएक्शन कर रहा है अगली वाली रिएक्शन में, और इससे क्या जा रहा है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बच गया। तो अगर कोई कॉमन स्पीशीज होता है तो उन दोनों का, अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो मतलब यहाँ पे भी कितना होगा, सिंपल हमारे पास 1 माइनस एक्स, मतलब तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि सेम इक्विलिब्रिया के अंदर है, तो 1 माइनस एक्स, x/2 3x/2। ये चीज क्लियर है। अब आगे पढ़ते क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है बोथ द इक्विलिब्रिया एंड 0.75 मोल ऑफ H2 वाज फाउंड। हमारे पास कितना है 3x/2 है, ये बोल रहा है कि जो N ऑफ H2 है वो कितना है 0.75 है, 0.7 होता है 3/4, तो ये किसके बराबर हो गया 3x/2 के बराबर हो गया। चीज समझ में आ रही है। तो ये हो गया तुम्हारे पास 3x/2 के बराबर, अगर ये तुम्हारे पास 3x/2 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास हाफ। x कितना आ गया तुम्हारे पास हाफ। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है हाफ, तो अगर x की वैल्यू हाफ है तो उसको पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हाफ होगी, तो ये कितना हो गया 1/4, x की वैल्यू हाफ है तो ये कितना हो गया 3/8, 3/4 सॉरी 3/4, ये हो गया 3/4, ये 1 माइनस एक्स कितना हो गया तुम्हारे पास हाफ, और ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल तुम्हारे पास फिर हाफ। ये चीज समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, बात आगे चलते हैं, Kc1 निकालते हैं। Kc1 क्या है, Kc1 है तुम्हारे पास इसकी मतलब NH3 इंटू H2S। मुझे ये बताओ कि NH3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो अगर NH3 की कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मोल है, ये मोल्स दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी हुई है, लेकिन हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल पर वॉल्यूम, मोल पर लीटर। तो ये हाफ है और 2 लीटर दिया हुआ है, तो NH3 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास NH3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2S कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा फिर 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। तो इस फर्स्ट वाली क्वेश्चन के लिए तुम्हारा Kc1 कितना होगा, Kc1 होगा तुम्हारे पास 1/8। क्लियर है, क्या चीज समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। आगे चले, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का Kc निकाल लिया है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रब कर देते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट आउट कर लेते हैं। अब Kc1 निकाल लिया, तो Kc2 कैसे निकालोगे, Kc2 कैसे निकालोगे समझो। Kc2 कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे हाफ है तो लिखा जाएगा N2 टू दी पावर हाफ H2 टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय NH3। चलो चलते हैं थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। NH3 इस साइड रिएक्टेंट साइड था, ठीक है, अगर याद ना हो तुम लोगों को तो रिएक्टेंट साइड था। N2 की कितना है 2 टू द पावर हाफ है, तो ये 1/4 मोल लिखा हुआ है, लेकिन 2 लीटर है, तो ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर N2 टू द पावर हाफ, तो टू द पावर हाफ। चलो ये चीज क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। इनटू आगे चलते हैं 3/4, तो ये हो जाएगा 3/8, क्योंकि मोल पर लीटर निकालना है, तो 3/8 टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय NH3 कितना है मेरे पास, NH3 है मेरे पास कितना 1/2, तो 1/2 टू दी पावर 1,
ये चीज, और सॉरी 1/2 टू द पावर 1 नहीं, 1/4 टू द पावर 1, क्योंकि 1/2 डिवाइड बाई 2 तो 1/4 टू द पावर 1। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को भी रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें सिंपल क्या करना है, आपसे मैं सिंपल सिर्फ आंसर ही निकालना है। तो अब आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कि जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 1/8 टू द पावर हाफ, यहाँ पे लिखा हुआ 1/8 टू द पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर 2। ये समझ में आ रही, लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, अच्छे से देखोगे। ये तो 3 टू द पावर 3/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, इंटू 1/8 यहाँ से, 1/8 यहाँ से, 3 टू द पावर 3/2 कॉमन निकाल लिया ना, तो बच गया 1/2 टू द पावर 3/2, 1/2 टू द पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर 2। चीज क्लियर है, इंटू 4 ऊपर जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4/1। तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 3 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है 64, तो 4/64 कितना हो जाएगा आंसर 16। तो जो तुम्हारा Kc2 निकल के आएगा, वो Kc2 कितना निकल के आएगा, 3 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 16 आंसर निकल के आएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रहेगी दूसरी चीज। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर था वो खत्म हो गया है। तो जाके इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, जितने चाहे क्वेश्चन, उतने चाहे क्वेश्चन सॉल्व जाके कर सकते हो और आंसर निकालोगे उनका। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा चैप्टर था, तो काफ़ी जल्दी खत्म हो गया। अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ना है, काफ़ी उसे समझना है। थोड़ा सा एक टफ माना जाता है उसको, किसके अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अगर मेरे साथ में चलते रहोगे, मेरे साथ में चीज़ें समझते रहोगे, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को आसानी से करोगे, आसानी से उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस लेक्चर के नोट्स सिमिलरली नीचे ब्लॉग का जो लिंक दिया हुआ है उसमें दिए हुए हैं, ब्लॉग पे जाके क्लिक करोगे, वहाँ पे तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, तब तक के लिए रहेगा।